हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर G20 बैठक में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जी हां, अब गुलमर्ग नहीं जाएंगे विदेशी मेहमान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी बताएंगे। दोस्तों किसी बहुत बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग का आशंका बताएंगे, सबसे बड़ी खबर आपको। और इसी बीच बताएंगे जहां गले मिलकर इस देश के पीएम ने छुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर। शानदार स्वागत का वीडियो इतना ज्यादा वायरल कि पूरी दुनिया में लोगों ने किया पसंद। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में आई अब तक की सबसे बड़ी दरार, सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बताएंगे जहां अगर आप भी बैंक में जाने वाले हैं 2000 के नोट को एक्सचेंज करवाने के लिए, तो आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, जो आपके लिए बड़ी खुशखबरी ला सकता है। साथ ही साथ सारी जानकारियां बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां G20 बैठक में बहुत बड़ा बदलाव। अब गुलमर्ग बिल्कुल नहीं जाएंगे विदेशी मेहमान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चाको चौबंद। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच कार्यक्रम में बड़े बदलाव की बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी विदेशी मेहमान अब गुलमर्ग नहीं जाएंगे। उधर सभी एजेंसियों ने साथ मिलकर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया है। इसी की कड़ी के चलते विश्व प्रसिद्ध डल झील में सीआरपीएफ की विशेष वैली QAT बोले तो क्विक एक्शन टीम द्वारा मॉक ड्रिल की गई है। श्रीनगर की डल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर मुख्य स्थल है, जहां G20 बैठक आयोजन किया जा रहा है और उसके आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। जी हां, बता दें झील में सुरक्षा के स्तर को उच्च बनाने के लिए विशेष रूप से मार्कोस पहले से तैनात किए गए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें किसी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। जी हां, ऐसे में बता दें इतना ही नहीं, श्रीनगर में G20 बैठक के दौरान 26/11 जैसे बड़े हमले की बहुत बड़ी साजिश का खुफिया जानकारी मिला भारतीय सेना को, जिसके चलते दोस्तों ये सबसे बड़ा बदलाव किया गया। और गुलमर्ग में G20 के दौरान ये 26/11 जैसे हमले होने और दोहराने की साजिश रची गई थी, जिसको लेकर अब भारत सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है और संगठनों को गुलमर्ग नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं बिल्कुल बेहतर डिसीजन लिया गया है, तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा दोस्तों। और वीडियो का जितना ज्यादा उसके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर हमेशा की तरह, ताकि इन आतंकियों के मंसूबे पूरे विश्व को पता चल सके। साथ ही साथ अगली और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हर भारतीय को होगा गर्व। जी हां दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जहां पर गले मिलकर उस देश के पीएम ने छुए प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर। शानदार स्वागत का वीडियो हुआ वायरल। बता दें जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। पापुआ न्यू गिनी के एयरपोर्ट पर मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पैर छूकर पीएम मोदी का स्वागत किया। भारत की ओर से नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री है जो पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी का यह स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि उस देश में नियम है कि वहां पर सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन पीएम मोदी के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी वो पहले शख्स हैं जिनके लिए इस देश ने अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ डाला। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही गर्व की बात है हर एक भारतीयों के लिए। बता दें प्रशांत महासागर में स्थित यह द्वीपीय देश रात्रि पहर में विदेशी मेहमानों का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं करता है, लेकिन भारत की अहमियत और वैश्विक मंच पर पीएम मोदी की बढ़ती साख को देखते हुए वहां की सरकार ने यह फैसला लिया है और अपने पुराने परंपरा को पीएम मोदी जी के लिए तोड़ा है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी इस खबर से ये जान चुके हैं कि पीएम मोदी वास्तव में सिर्फ रिपोर्टों में नंबर 1 नहीं आते बल्कि रियलिटी में नंबर 1 है और हर भारतीय को गर्व है, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा, ताकि ऐसा ही देश का नाम होता रहे। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में आई बड़ी वाली दरार। CPEC प्रोजेक्ट में देरी पर ड्रैगन हुआ नाराज। बता दें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इन दोनों बुरे दौर से तो गुजर ही रहा है, साथ ही साथ चाइना से भी छूटता जा रहा है। जी हां, आर्थिक संकट, जनता की बगावत और PTI चीफ इमरान खान को लेकर देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इन सब के बीच अब पाकिस्तान का दोस्त चीन भी नाराज हो चुका है। ड्रैगन की ये नाराजगी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे
यानी सीपीईसी को लेकर है। समाचार एजेंसी एएनआई ने द फ्राइडे टाइम्स के हवाले से बताया है कि सीपीईसी के तहत विकास की परियोजनाओं में हो रही देरी को लेकर चीन पाकिस्तान से नाराज चल रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि चीन ने हाल ही में पाकिस्तान की आर्थिक रूप से मदद की और जरूरत पड़ने पर उसे समर्थन भी दिया। इसके बाद भी प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है। राजनयिक सूत्रों का कहना है कि चीन के अधिकारी पाकिस्तान के कुप्रबंधन से बेहद ज्यादा नाराज हैं। एक वरिष्ठ राजनयिक ने बताया है कि चीन ने आईएमएफ अनुपालन और नवीनीकरण की गारंटी के साथ लोन को आगे बढ़ाया। पावर प्लांट का पेमेंट अरबों में फंसा हुआ है और पाकिस्तान सरकार ने आश्वासन दिया था कि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बताते हैं, जहां G7 देशों के संयुक्त बयान से नाराज हुआ चीन। कहा यह हमारे आंतरिक मामलों में बहुत बड़ी दखल। जी हां, जापान के हिरोशिमा में G7 देशों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के अंत में जो संयुक्त बयान जारी किया गया उससे चीन नाराज हो गया। चीन ने संयुक्त बयान के खिलाफ G7 देशों के खिलाफ कूटनीतिक तरीके से विरोध किया है। बता दें कि G7 देशों ने अपने संयुक्त बयान में ताइवान, पूर्वी और दक्षिण चीन सागर के मामले में चीन की कार्रवाई की निंदा की है। वहीं चीन ने इस बयान को उसके आंतरिक मामलों में दखल के तौर पर माना है और इसके खिलाफ आपत्ति भी दर्ज कराई है। जी हां, G7 देशों की बैठक के बाद जो संयुक्त बयान जारी किया गया उसमें चीन का खूब जिक्र किया गया। बयान में यह भी कहा गया है कि G7 देश भी चीन के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन वो चीन के ताइवान, पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर के मुद्दों को लेकर चिंतित भी हैं। G7 देशों ने चीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले पर भी बात की और कहा कि तिब्बत, हांगकांग, शिनजियांग में मानवाधिकारों की स्थिति खराब है और उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखने की भी चिंता जाहिर की है। जी हां, वहीं G7 देशों के संयुक्त बयान से चीन ने नाराजगी जाहिर की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन की चिंताओं के बावजूद G7 देश चीन के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं और उस पर लगातार हमला कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि चीन सख्त तौर पर इसकी निंदा करता है और दृढ़ता से इन आरोपों को खारिज करता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां क्या महबूबा मुफ्ती से जम्मू कश्मीर में शांति देखी नहीं जा रही? क्या महबूबा मुफ्ती लोगों के बीच धैर्य और बढ़ते विकास को नहीं देख पा रही है, नहीं बर्दाश्त कर पा रही है? क्या वास्तव में फिर से महबूबा मुफ्ती पुराना वाला कश्मीर चाहती है? आपको बता दें दोस्तों, जो इस बार बयान दिया है महबूबा मुफ्ती ने, उसने वास्तव में हर भारतीयों को चौंका दिया है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक खुले जेल की तरह है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 जब तक बहाल नहीं हो जाता मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। बता दें, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक घाटी में 370 फिर से लागू नहीं होती है तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कर्नाटक ने दिखा दिया है कि आपकी ताकत इन एजेंसियों की ताकत को हरा सकती है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं 90 के दशक की शुरुआत में यहाँ 1 साल से ज्यादा तक रही हूँ। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोग इस इन फासीवादी ताकतों के पहले शिकार बने। मुस्लिम बहुल राज्य होते हुए भी ये उम्मीद थी कि भारत की सोच के साथ चलने से हमारे जीवन की गरिमा की भी रक्षा होगी। एक मुस्लिम बहुल राज्य भारतीय राष्ट्रीयता की आत्मा बन गया। 2019 में उस राज्य को अधिकारों से विहीन कर दिया गया। कश्मीर की समस्या बढ़ गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। मुफ्ती ने कहा, सुरक्षा के नाम पर जिस तरह की तलाशी अभियान ईडी व अन्य एजेंसियां चलाती हैं वो रोजाना लोगों को परेशान कर रही हैं। साथ ही साथ G20 का जिक्र करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का विरोध नहीं कर रही हूँ। बीजेपी ने इसे हाईजैक कर लिया है। लोगों को कमल से बदल दिया गया है। ये भाजपा का प्रचार है। मैं तब तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक आर्टिकल 370 बहाल नहीं हो जाता। जहां तक संसदीय चुनाव का सवाल है हम उस पर विचार करेंगे। बहरहाल दोस्तों, अब आप अपनी राय जरूर दीजिए। इस महबूबा मुफ्ती के बयान को सुनने के बाद हमने आपको पूर्ण रूप से महबूबा मुफ्ती के बयान को सुनाया है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि वास्तव में जम्मू कश्मीर की शांति महबूबा मुफ्ती से देखी नहीं जा रही और 370 को फिर से बहाल करने की बात कह रही है? साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर, जहां पुंछ में सेना ने शुरू किया एंटी टेररिज्म एक्शन। लोगों को घरों में रहने की दे दी सलाह। जी हां, जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती पुंछ जिले के एक अग्रिम इलाके में एक संतरी ने शनिवार देर रात संदिग्ध गतिविधि देखी और गोली चलाई, जिसके बाद सेना ने रविवार को इलाके में व्यापक तलाश अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि लोगों को अपने अपने घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने बताया कि मेंढर सेक्टर के केरी शिविर में देर रात करीब 3 बजे संतरी की ड्यूटी पर तैनात जवान ने संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद गोलीबारी की, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति ने कोई जवाबी कदम नहीं उठाया, लेकिन सेना ने यह सुनिश्चित करने के लिए इलाके और निकटवर्ती जंगल में एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया कि वहां कोई आतंकवादी तो मौजूद नहीं। अधिकारियों के मुताबिक तलाश अभियान के लिए घिरे
विशाल वन क्षेत्र की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है और लोगों को एहतियात के तौर पर घरों के भीतर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां इमरान खान की बड़ी मुश्किलें, पाकिस्तानी पीएम की दो टुक हिंसा में शामिल लोगों को नहीं बख्शेंगे। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को कहा कि 9 मई की हिंसा और सैन्य प्रतिष्ठानों तथा सरकारी संस्थानों पर हमले में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर देश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर यहां एक बैठक को संबोधित करते हुए शहबाज ने कहा कि दंगाई कानून से बच नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि 9 मई की हिंसा में संलिप्त लोगों और इसे भड़काने वालों को कानून एवं संविधान के अनुसार दंडित किया जाएगा। गौरतलब है कि 9 मई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से अर्धसैनिक बल के कर्मियों द्वारा खान को गिरफ्तार किए जाने के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिन्ना हाउस, बोले तो लाहौर कोर कमांडर हाउस, मियांवाली वायुसेना अड्डा और फैसलाबाद में ISI भवन सहित एक दर्जन सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़ फोड़ की थी। जी हाँ, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दोस्तों इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी यात्रा पर जिस प्रकार से गए हैं, उनका इतना जोरदार स्वागत हर जगह हुआ है जिसका कोई जवाब ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी से जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका में आप बहुत फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, डिनर में शामिल होने को लेकर पैरवी लगा रहे हैं लोग कि मुझे मोदी के साथ बैठकर डिनर करना है, लेकिन सारी टिकटें बिक चुकी हैं, अब मैं क्या करूं, मोदी जी अपना ऑटोग्राफ मुझे दे दो। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 6 दिवसीय विदेशी दौरे पर हैं। जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद वो पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हुए थे। आपको बता दें, उससे पहले की बात है दोस्तों, जहां क्वाड देश के नेताओं की बैठक भी हुई और इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर खूब तारीफ की। उन्होंने इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी की कुर्सी तक आकर उनसे खुद मिले थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गले लगाकर गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया था। आज जब जो बाइडेन बैठक को संबोधित कर रहे थे यानी रात, तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका में लोकप्रियता का जिक्र किया। सरकारी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन ने अपने संबोधन में बताया कि कैसे पीएम मोदी के डिनर में शामिल होने के लिए लोग पैरवी लगा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हजारों फोन कॉल्स आ रहे हैं कि कृपया करके हमें कैसे भी पीएम मोदी के साथ डिनर में मौका दे दीजिए बैठकर खाने का। साथ ही इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेने की भी इच्छा जताई। जी हाँ, जो बाइडेन ने कहा, आप मेरे लिए एक समस्या पैदा कर रहे हैं। अगले महीने हम वॉशिंगटन में आपके लिए रात्रि भोज का जिस प्रकार से आयोजन करेंगे, पूरे देश में हर कोई इस डिनर में शामिल होना चाहता है। मेरे पास टिकट खत्म हो चुके हैं। आपको लगता है अगर मैं मजाक कर रहा हूँ तो आप मेरी टीम से पूछ सकते हैं। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। फिल्म अभिनेता से लेकर रिश्तेदार तक सभी फोन कर रहे हैं। आप बहुत लोकप्रिय हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा यादगार होने वाला है, क्योंकि इनकी जिस प्रकार से स्वागत किया गया है दोस्तों, एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा स्वागत किया गया है, वास्तव में वो सराहनीय है। ऐसे में बात करते अगली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान सीमा पर झड़प में 6 ईरानी सुरक्षा गार्ड की हुई मौत। जी हां, पाकिस्तान की सीमा के पास ईरान में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक अज्ञात सशस्त्र समूह के साथ झड़प में 6 ईरानी सीमा रक्षकों की मौत हो गई है। सरकारी टीवी की रिपोर्ट में रविवार को यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये झड़प राजधानी तेहरान से लगभग 1360 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सिस्तान और बलूचिस्तान के दक्षिण पूर्व प्रांत के सरवन शहर में हुआ। उन्होंने बताया कि इस झड़प में अज्ञात हमलावरों को भी नुकसान पहुंचा है और वहां से वे भाग गए। हालांकि इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें दोस्तों, जहां प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि भारत नेपाल संबंधों में नया इतिहास रचेगी आगामी भारत यात्रा। जी हां, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शनिवार को कहा कि उनकी आगामी भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से नया इतिहास रचेगी। प्रचंड 29 मई को भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। यात्रा को लेकर उन्होंने शनिवार को कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में नई गतिशीलता पैदा करने के लिए भारत जा रहा हूं। उम्मीद है कि इस बार भारत यात्रा के दौरान बहुत सी नई चीजें होंगी। प्रचंड ने कहा कि नेपाल भारत दोनों के लिए अच्छा अवसर होगा। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ सहयोग के नए क्षेत्र भी तलाशे जाएंगे। इस बात का पूरा विश्वास है कि एक नया इतिहास बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, जहां संयुक्त राष्ट्र ने नहीं किया सुधार तो ये मंच केवल बातचीत का मंच बनकर रह जाएगा। जी हां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर पीएम मोदी ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने हिरोशिमा में चल रही G7 सत्र में संबोधन के दौरान कहा कि ये संस्थाएं दुनिया की आज की दौर की हकीकत से कोसों दूर हैं और अब इनमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक निकाय में सुधार की पुरजोर वकालत करते हुए रविवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा
सुरक्षा परिषद आज की दुनिया की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करेंगे तो वे केवल बातचीत का एक मंच बनकर रह जाएंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी जी ने जब ये बयान दिया उसके बाद गुतारेस ने भी किया समर्थन। क्या भारत को मिलेगी स्थायी सदस्यता, ये यूएनएससी में सुधार का समय। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वर्ष 1945 के हिसाब से शक्तियों के वितरण को प्रतिबिंबित करती है। अब उस समय की वास्तविकताओं से अलग शक्तियों को फिर से बांटने की आवश्यकता बढ़ गई है। उन्होंने हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के बाद कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार समय की मांग है और यह अनिवार्य रूप से आज की दुनिया की वास्तविकताओं के अनुरूप सत्ता के फिर से बंटवारे का सवाल। ऐसे में दोस्तों सब में बड़ी बात यह हो गई है कि क्या जिस प्रकार से पीएम मोदी जी की बात का समर्थन किया है गुतारेस ने, अब क्या भारत को इसमें परमानेंट मेंबरशिप मिलेगा या नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया ओबीसी को अपमानित करने का बहुत बड़ा आरोप, पीएम मोदी के बारे में कह दी ये बात। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को विपक्षी कांग्रेस पर केंद्र में अपने शासन के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग बोले तो ओबीसी को परेशान करने और उसे अपमानित करने का आरोप लगाया और कहा कि ये भाजपा ही है जिसने नरेंद्र मोदी के रूप में देश को ओबीसी प्रधानमंत्री दिया। मोदी समुदाय के राष्ट्रीय सम्मेलन को यहां संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मोदी ने ओबीसी को उसका उचित सम्मान दिया और उन्होंने गरीब नागरिकों की पीड़ा को समझा क्योंकि वो स्वयं ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं। साल 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोष सिद्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई किसी व्यक्ति का अपमान करता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन यदि कोई किसी पूरे समुदाय एवं प्रधानमंत्री का अपमान करता है तो यह पूरे देश का अपमान है। शनिवार से अपने गृह राज्य गुजरात की यात्रा पर आए अमित शाह ने कहा कि केंद्र में अपने शासनकाल के दौरान कांग्रेस ने बस ओबीसी की उपेक्षा की, उसका उत्पीड़न एवं अपमान ही किया। जैसे ही भाजपा सत्ता में आई, प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी समुदाय को उसका उचित सम्मान दिला दिया। साथ ही साथ एक और खबर बता दें जहां राहुल गांधी का मोदी पर तंज, कहा पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए नए संसद भवन का उद्घाटन। जी हां, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी के अनुसार संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथ से होना चाहिए। नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों 28 मई को होने वाला है। राहुल गांधी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर में कहा कि राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। नए संसद भवन का उद्घाटन उसी दिन होने वाला है जिस दिन हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर का जन्मदिन है। ऐसे में विपक्षी पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का मानना है कि ये राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। अब ऐसे में दोस्तों हम ये सवाल आपसे और आप पर छोड़ते हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने ऐसी बात करने की कोशिश की है कि पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति को संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, ऐसे पर हमारी जनता क्या कहती है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या इसमें भी आपको कोई तंज नजर नहीं आ रहा है दोस्तों? क्या कोई द्वेष नजर नहीं आ रहा है पीएम मोदी के प्रति राहुल गांधी का? बात करते हैं अगली खबर की जहां गहलोत का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा देश के अंदर अगर भ्रष्ट कोई राज्य है तो वहां भाजपा का राज है। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी भूखे भेड़ियों की झुंड की तरह है जो राज्य में अपनी सरकार बनते ही संसाधनों की लूट करती है और देश के अंदर भ्रष्ट राज्य अगर कोई है तो वो है जहां भाजपा का राज है। मुख्यमंत्री ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आते ही भाजपा की भूखे भेड़िए जैसी स्थिति बन जाती है। जिस तरह से भोजन मिलते ही भूखे भेड़िए की स्थिति हो जाती है वैसे स्थिति भाजपा की है। इस पर आपका क्या जवाब होगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें जहां सिद्धारमैया की फिसली जुबान, कहा आतंकी हमले में आज तक कोई बीजेपी नेता नहीं मरा। जी हां, राजीव गांधी को याद करते हुए फिसली सिद्धारमैया की जुबान। जी हां, राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कर्नाटक के नए सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसा। लोगों को संबोधित करते हुए कर्नाटक सीएम की जुबान फिसल गई और उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कस दिया। सिद्धारमैया ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ आतंकवाद पर बात करते हैं लेकिन आज तक एक भी भाजपा का नेता आतंकवादी हमले में मारा नहीं गया। भाजपा लगातार कहती रही है कि हम आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं लेकिन हमारे कांग्रेसी नेता इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों ही आतंकवादी हमले का शिकार हुए थे। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें जहां फिर वंदे भारत ट्रेन के शीशे टूटे, हाल ही में हुई थी लॉन्च। ओडिशा में रविवार को तेज आंधी तूफान की वजह से पूरी हावड़ा वंदे भारत के कुछ डिब्बों की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई। हाल ही में पीएम मोदी ने इस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। रविवार दोपहर को भद्रक रेलवे स्टेशन से ट्रेन तकरीबन 30 किलोमीटर दूर थी, तभी तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि होने लगी। इसी वजह से ट्रेन के इंजन की विंड स्क्रीन को भी नुकसान पहुंचा। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जहां पर साधु के भेष में बड़ा आतंकवादी, जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार का जिक्र करके दिया ये विवादित
उक्त बयान आपको बता दें तथागत बौद्ध की जयंती समारोह में कल यानी रविवार 21 मई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य गाजीपुर पहुंचे, जहां पर तथागत बौद्ध की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया और राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों पर जमकर भड़ास निकाला। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब हमारे खिलाफ एक दो नहीं बल्कि साधु के वेश में आतंकवादी जब हमारी हत्या कराने की बात कर रहे थे, तब यही योगी सरकार शांत बैठी हुई थी और कानून की दुहाई दे रही थी। मंच से बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज सत्ता पक्ष के एक नेता के द्वारा बयान दिया जा रहा है कि देश में हिंदुओं की संख्या घट रही है और मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किस बात का हिंदू नीच होने के लिए, हिंदू आपकी गुलामी करने के लिए आज आप लोगों को हिंदुओं के चिंता सता रही है। जब आप लोगों ने हिंदुओं को पढ़ने लिखने से वंचित कर दिया था, हिंदू समाज के किसी भी नारी को आप लोगों ने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन हम सब एक ही हैं कि भावना अगर आप में होती तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। जिस प्रकार से योगी जी पर तंज कसा गया है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, इस पर आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर विरोधियों को धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया चैलेंज, फिर ना कहना कि गुरुजी ने हमारी पोल खोल दी। पूरी बात आपको बताते हैं, जहां मध्य प्रदेश में सागर में दिव्य दरबार से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने विरोधियों को चैलेंज दे दिया। कहा कि हम अपने गुरुजी के प्रताप और बालाजी सरकार के बल पर प्रण लेकर कहते हैं कि कोई भी मजहब या पंथ का व्यक्ति अगर हमारा सामना कर ले, हम ललकार कर उसको बुला रहे हैं। चमत्कार दिखाने वालों को हम पकड़ेंगे भी नहीं और गीला कर देंगे। इसीलिए हमारी प्रार्थना है कि हमारे सामने आना तो उतना ही पूछना जितना सुन सको, फिर नहीं कहना कि गुरुजी ने हमारी पोल खोल दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली में भी लगने वाला है बाबा बागेश्वर का दरबार। बाबा बागेश्वर का अगला दरबार दिल्ली में लगाया जाएगा। बाबा के बड़ी संख्या में भक्तों को देखते हुए पूर्वी दिल्ली के CBD ग्राउंड में बाबा बागेश्वर का दरबार लगाया जाएगा, जहां भारी संख्या में उनके भक्त एक साथ उनके दर्शन कर सकेंगे और उनकी कथा का अमृत पान कर सकेंगे। बाबा का दरबार 5 से 8 जुलाई तक लगाया जाएगा। इसके पहले बाबा बागेश्वर के पटना में लगे दरबार में 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी थी। इस पर विपक्ष ने बाबा बागेश्वर पर राजनीतिक कार्यक्रम करने का भी आरोप लगाया था। साथ ही साथ दोस्तों 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज को लेकर बड़ी अच्छी खबर, जहां बिना ID प्रूफ और बिना फॉर्म भरे ही आप जमा कर पाएंगे 2000 के नोट। SBI बैंक ने दे दी बहुत बड़ी जानकारी। जी हाँ, देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रविवार को बताया कि ग्राहक 2000 के नोट बिना किसी ID प्रूफ और फॉर्म भरे ही बैंक की विभिन्न शाखाओं से बदलवा सकेंगे। SBI ने कहा है कि 20,000 कीमत तक के नोट बिना ID प्रूफ के बदलवाए जा सकेंगे। बता दें कि SBI का यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों के बाद सामने आया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि 2000 के नोट बदलवाने के लिए ID प्रूफ, आधार कार्ड दिखाने के साथ ही एक फॉर्म भी भरना होगा। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों ये तो की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।